कल पुणे में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच जो भारत ने बहुत ही फिल्मी तरीके से जीता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ के साथ हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के नए रिकॉर्ड के बारे में, और हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से केएल राहुल ने विराट कोहली को उनकी सेंचुरी बनाने में हेल्प करी। और साथ के साथ सोशल मीडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कितने सारे मीम्स जो है वो वायरल हो रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोहली के रिकॉर्ड की, तो कल उन्होंने मैच में अपनी 48th ओडीआई सेंचुरी मारी और काफी फिल्मी तरीके से मारी कपिल। बिल्कुल उर्विका, अगर सचिन तेंदुलकर की बात करी जाए तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने अपनी 48वीं सेंचुरी बना ली है और अब फैंस को इंतजार है 2 सेंचुरीज का। अगर वो 49वीं सेंचुरी अगले मैच में यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ लगा देते हैं तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बराबरी कर लेंगे, तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन 49वीं सेंचुरी पार करने के बाद 50वीं लगाते ही वो दुनिया भर में अगर बात करी जाए वनडे इंटरनेशनल के अंदर तो सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर्स बन जाएंगे। आपको स्क्रीन पर भी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का जो कंपैरिजन हमने किया है तो रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर विराट की बात करी जाए उनके 300 ओडीआई मैच अभी नहीं हुए हैं। सचिन की अगर बात करी जाए 400 से ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले थे, और वहीं अगर विराट की बात करी जाए तो उनके 13,000 से ज्यादा रन है। सचिन ने 18,000 से ज्यादा रन बनाए थे। हालांकि ये कहीं ना कहीं स्टैट्स देखने के बाद समझ में आता है कि सचिन ने ज्यादा पारियां ली थी, विराट ने काफी कम पारियां ली हैं। उर्विका, तो मुझे लग रहा है कि सेंचुरी तो आने वाली है, पर किस मैच के बाद आएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अगर हम आए केएल राहुल पे, तो कल उन्होंने कहीं ना कहीं कोहली की हेल्प करी कि वो अपनी जो सेंचुरी है वो पूरी कर ले। कपिल, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि ये कैसे हुआ मुमकिन। देखिए, अगर बात करी जाए केएल राहुल की, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम मैच जीतने वाले थे उससे पहले हार्दिक पांड्या ने अगर थोड़े से रन नहीं बनाए होते, डॉट बॉल खेली होती, तो ये मैच जो है वो न सिर्फ इंडिया जीतता बल्कि केएल राहुल भी जो है वो याद किए जाते लंबे समय तक, क्योंकि उनकी सेंचुरी नहीं हो पाई थी और छक्का लगाने के बाद वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों छक्का मार दिया। लेकिन कल के मैच की अगर बात करी जाए तो खुद केएल राहुल ने जाकर ये कहा था विराट कोहली से कि आपको सिंगल डबल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चौके छक्कों में डील करिए और मैं जो है वो रन के लिए बिल्कुल नहीं भागने वाला हूं जब तक आपकी सेंचुरी नहीं बनती है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि केएल राहुल जो है वो कितने ज्यादा महान है। और टीम इंडिया की अगर बात करी जाए तो एक बॉन्डिंग बन चुकी है, तो बहुत ज्यादा बधाइयां केएल राहुल और विराट कोहली को। कल जिस तरीके से कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी करी है, इतना फिल्मी तरीका था कि कहीं ना कहीं अब इतने मीम्स बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अंपायर भी कोहली का फैन है। तो कपिल, मुझे तो लग रहा है कि अंपायर के लिए भी एक बॉलीवुड को गाना बना देना चाहिए कि मैं तो कोहली का फैन, ऐसा कुछ बॉलीवुड को जरूर करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। बॉलीवुड जो है वो हर चीज़ से इंस्पायर हो जाता है। एमएस धोनी जो है मूवी बनी थी वो भी क्रिकेट पर थी, लेकिन यहाँ की अगर बात करी जाए तो लोगों ने कहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो इस एम्पायर को दे देना चाहिए। और एक कोहली फैन बॉय तो रिचर्ड कैटलबरो भी है, ये भी लोगों ने कहा है। और एक और कमेंट मैं पढ़ देता हूँ, उसमें लिखा है कि ओवरनाइट रिचर्ड कैटलबरो बिकम द मोस्ट लव एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद एक और रिएक्शन है, दे से व्हाट्स द बेस्ट स्माइल यू हैव एवर सीन मी रिचर्ड कैटलबरो। तो मुझे लग रहा है कि एम्पायर की अगर बात करी जाए तो फिर इंडिया इन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि वो वाइड बॉल अगर दे दी होती तो विराट कोहली को मुश्किल हो सकती थी, लेकिन वाइड उन्होंने नहीं दी और उसके बाद तो भैया एक्स पर मीम की भरमार है। कल विराट कोहली सिर्फ अपनी बैटिंग स्किल्स की वजह से ही नहीं मैच में छाया रहे, बल्कि वो अपनी बॉलिंग स्किल्स के लिए भी छाया गए। हुआ ये कि उनके हार्दिक पांड्या जो है वो बॉलिंग करते दौरान इंजर्ड हो गए, उसके बाद उनकी बची खुची बॉल्स जो थी वो कोहली ने डाली। बिल्कुल, अगर बात करी जाए हार्दिक की तो सिर्फ 3 बॉल डाल पाए थे और उसके बाद उनको चोट तो नहीं लगी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ही जल्द फिट हो जाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जब ये बॉल कोहली को थमा दी जाती है, उम्मीद ये थी कि रोहित शर्मा जो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे 3 बॉल ही तो डालनी थी, वो डाल सकते थे। लेकिन जब विराट कोहली आते हैं तो पहले चश्मा लगाकर बॉलिंग करते हैं और जो क्राउड है वो क्रेजी हो जाता है, फिर तो भैया चीकू भैया के नारे लगने लगते हैं। और 3 बॉल इतनी ज्यादा मतलब टप्पे पे थी, कह लीजिए अच्छी बॉलें थी कि इरफान पठान तो ये कह बैठे कि आने वाले वर्ल्ड कप के अगर मैचेस की बात करी जाए तो विराट कोहली से जो है वो बॉलिंग भी करवानी चाहिए। और इतनी अच्छी बॉलिंग साउथ अफ्रीका और मुझे लगता है इंग्लैंड के पार्ट टाइमर्स भी नहीं कर पाते होंगे। तो कल का मैच जो है वो पूरा विराट कोहली के नाम रहा है। वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन सामने आ रहा है, उनका कहना है कि बहुत ही उम्दा पारी जो है वो विराट कोहली ने खेली है। टीम इंडिया की अगर बात करी जाए तो उसने जीत हासिल की है। वीरेंद्र सहवाग जो हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने जो है वो विराट कोहली के संग संग पूरी भारतीय टीम को बधाई दी है जीत की। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि खुश होने वाली बात ही है।
अब अगर हम स्कोर कार्ड पे आए तो बांग्लादेश का टॉस तो जीत गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मुकाबला इंडिया के साथ था और वो जीत नहीं पाए, हार गए। बिल्कुल, बांग्लादेशी टाइगर्स की अगर बात करी जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार रही, लेकिन स्कोर कार्ड जो है वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुकाबला जो है वो रहा है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता तो है ही, 256 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर के अंदर। और तंजीद हसन की अगर बात करी जाए 51 रन बनाए, लिटन दास ने बनाए 66। रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग में एक बार फिर से शानदार कारनामा किया, 10 ओवर में 2 विकेट लिए और ज़्यादा रन खर्चे नहीं। अगर इंडिया की बात करी जाए, चेस करने जब आया 261 रन बना लिए थे 41.3 ओवर के अंदर। विराट कोहली ने 103 रन बनाए, शुभमन गिल ने बनाए 53 रन। मेहंदी हसन मिराज की अगर बात करी जाए 10 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए। इंडिया इस तरह से 7 विकेट से जीत गया और विराट कोहली को जो है वो मैन ऑफ द मैच मिला उर्वी का। अब अगर हम वापस बात करें पीसीबी की, तो इसको लेकर इरफान पठान का रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है। उनका कहना है कि जब वो पाकिस्तान गए थे अपना मैच खेलने के लिए, उस दौरान किसी ने जो पाकिस्तान के फैंस थे उनमें से किसी ने उन पर कील मारी थी, जिसका इरफान पठान ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया नहीं आज तक। बिल्कुल, अगर इरफान पठान की बात करी जाए तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है उन्होंने ट्विटर पर ये बात शेयर की है और हर जगह पर काफ़ी सारी वेबसाइट भी इसको लेकर बातचीत कर रही हैं कि कील जो है उनकी आंख के नीचे लगी थी। और उन्होंने कहा कि मैंने एम्पायर से जाकर भी कहा था, लेकिन इसको लेकर ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और ना ही एज अ खिलाड़ी उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये चीज़ें जो है वो कभी भी सामने नहीं आई हैं। बालाजी ज़रा धीरे चलो, ये गाने ज़रूर पाकिस्तान की जनता ने जो है वो गाए थे, लेकिन वहां की जनता ने बहुत ज्यादा प्यार इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं दिया था उर्वी का। जिन बातों का मुद्दा हम इंडियन क्रिकेटर्स को बनाना चाहिए हम नहीं बनाते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पीसीबी जो है इतने बेतुकी बातें लेकर आता है और इतने बड़े मुद्दे बना देता है जैसे न जाने क्या हो गया हो। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। तो कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर कम से कम इंडिया को 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ सकता है। देखिए, हार्दिक पांड्या की अगर बात करी जाए तो बॉलिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे और इसको लेकर रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इस पर अपडेट नहीं है, कोई बड़ी इंजरी नहीं है। ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या को थोड़ा आराम दे दिया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात है बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार करते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया को देखना होगा कि अगर हार्दिक पांड्या इस मैच में नहीं खेलते हैं तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो उनकी जगह खेल सकता है। शार्दुल ठाकुर को जो है वो एक तरह से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर इंडिया यूज कर रहा है, तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को मौका दे दिया जाए, जिनको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। और हो सकता है कि एक बार फिर से हमें ईशान किशन जो है वो उर्विका टीम इंडिया में दिखाई दे जाए। अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें कपिल, तो न्यूजीलैंड जो है वो अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है और इंडिया भी अभी नंबर 2 पर है। हालांकि इंडिया ने 4 मैचेस अब खेल लिए हैं लगातार और चारों मैचेस जीत लिए हैं। देखिए, कल के मैच की अगर बात करी जाए तो इंडिया ने बांग्लादेश को हराया और ये कहा जा रहा था कि अगर 40 से कम ओवर के अंदर टीम इंडिया ये जो टारगेट था ये चेस कर लेती तो फिर नंबर 1 पर जा सकती थी, लेकिन टीम इंडिया ने इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाई। न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है, टीम इंडिया नंबर 2 पर है, तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, चौथे पर है पाकिस्तान, 5वें पर है इंग्लैंड, 6ठे पर बांग्लादेश, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया, फिर 8वें पर नेदरलैंड्स, 9वें पर अफगानिस्तान और 10वें पर श्रीलंका। यानी कि आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, वो ये बताएगा कि पॉइंट्स टेबल में अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन जो है वो ऊपर नीचे में नजर आएगा। अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं, तो नंबर 1 पर बने हुए हैं एम सेटनर, जिन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं 4 मैचेस में, और नंबर 2 पर है हमारे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं सिर्फ 3 मैचेस में। तो कपिल, क्या वो नंबर 1 पर आने की पोजीशन पर हैं? क्या वो आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करी जाए तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वो 4 या 5 विकेट लेते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी जो है फिलहाल वर्ल्ड कप में 4 से कम है, यानी कि 1 ओवर के अंदर 3 साढ़े 3 रन दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह को क्यों कहा जा रहा था कि वो वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएं। अब इस पॉइंट्स टैली की अगर बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर बुमराह ही बता चुकी हैं उर्विका, तीसरे नंबर पर भी न्यूजीलैंड के ही प्लेयर हैं हेनरी और इन्होंने 9 विकेट लिए हैं। फिर चौथे नंबर पर हसन अली आते हैं पाकिस्तान के, 7 विकेट इनके नाम है। रबाडा की अगर बात करी जाए तो ये भी 7 विकेट ले चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पहले और दूसरे प्लेस के बीच में सिर्फ 3 विकेट का फासला है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होगा ना, वहां पता चल जाएगा कि कौन नंबर 1 रहेगा और कौन नंबर 2। न्यूजीलैंड ने जितने मैचेस खेले हैं उतने मैचेस जीते हैं, तो सोच लीजिए कि कितनी स्ट्रांग टीम है। लेकिन उसके बावजूद जो भारत के साथ इनका मुकाबला होने वाला है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जो है इससे घबरा रहा है। क्यों? शायद
भारत को उसके होम ग्राउंड में हराना थोड़ा मुश्किल है और जिस फॉर्म में रोहित शर्मा खेल रहे हैं ये भी उनके लिए एक समस्या हो सकती है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड टीम की अगर बात करी जाए तो खिलाड़ी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये जो माइंड गेम है ये भी नज़र आ सकता है। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को उसकी होम कंडीशंस में हराना, यानी कि उसी के मैदानों में हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम रहता है। और रोहित शर्मा जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैटर करता है कि धर्मशाला की जो विकेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्विंगिंग कंडीशंस वाली है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ है और ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड को इसका फ़ायदा हो सकता है। और ये भी कहना है न्यूजीलैंड का कि बैटिंग में अगर बैटिंग जो भी टीम करेगी तो पावर प्ले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बैटिंग टीम ने रन बना लिए तो फिर बैटिंग टीम का ज़्यादा जो है वो दबदबा रहने वाला है। और बॉलिंग की अगर बात करी जाए, एक दो विकेट अगर टीमें खो देती हैं तो फिर वो रहने वाला है। तो उर्विका यहाँ पर जो है वो मैच बराबर का है। 22 अक्टूबर को इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ धर्मशाला में मैच होने वाला है। कपिल, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या स्टैट्स रहे हैं न्यूजीलैंड के और भारत के। जहाँ तक स्टैट्स की बात है उर्विका, तो वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। और आपको ये भी हम दिखा रहे हैं लगातार कि ओडीआई में दोनों टीमें आपस में जब भिड़ी हैं तो किसने कितने मैच जीते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के स्टैट्स की, क्योंकि यही जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं जब भी वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड भिड़ी हैं, और 5 मैच जो है वो जीते हैं न्यूजीलैंड ने। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि न्यूजीलैंड का दबदबा और पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करी जाए तो इंडिया ने 252 किया है, न्यूजीलैंड ने 253 किया है। लोएस्ट स्कोर की अगर बात करी जाए तो टीम इंडिया ने 150 रन यानी कि 150 का स्कोर किया है, जो लोएस्ट किया है। और वहीं न्यूजीलैंड की अगर बात करी जाए तो 146 का स्कोर किया है। तो ये कुछ स्टैट्स रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें 2019 के वर्ल्ड कप की, तो उर्विका ज़रा इस पर भी बात कर ली जाए कि किसने कितने रन बनाए हैं। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करी जाए तो फटाफट मैं बता देता हूँ, 239 रन बनाए थे 50 ओवर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 74, केन विलियमसन ने बनाए थे 67, और भुवनेश्वर कुमार ने उस विकेट की अगर बात करी जाए, उस मैदान की बात करी जाए तो 3 विकेट लिए थे। और फिर टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आया 221 रन ही बना पाया 49.3 ओवर्स के अंदर। जडेजा ने बनाए थे 77 और एमएस धोनी ने उस मैच में बनाए थे 50 रन। मैट हेनरी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने विकेट लिए थे 3, और इस तरह से 18 रन से जो है वो न्यूजीलैंड जीत गया था। तो ये मेमोरीज आज तक हमारे दिमाग में है और हम इसे भूल नहीं पाए। और विका, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इंग्लैंड के साथ अपने होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा आराम मिला है, उनको थोड़ा टाइम मिला है कि वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकें। बिल्कुल, अगर इंग्लैंड के मैच से पहले की बात करी जाए तो ये मैच जो है वो 29 तारीख को होने वाला है लखनऊ के अंदर। अब देखिए 22 से लेकर 29 के बीच लगभग एक हफ्ते का टाइम है। तो बीसीसीआई ने कहा है कि देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। और हार्दिक पांड्या ने कहा था कि अगर बात करी जाए पाकिस्तान के मैच की, तो उस मैच से पहले हमारी जो मीटिंग थी वो इतनी छोटी थी 10 या 5 मिनट की कि हमें पता नहीं चला था। तो अननेसेसरी प्रेशर ना बने, टीम इंडिया चिल रहे, उसके प्लेयर्स इसी तरह अच्छा खेलते रहे, तो फिर और क्या ही ज़रूरत है। पीएसएल के कोच जो है उन्होंने शाहीन अफरीदी के बारे में कहा है कि उनके दिमाग में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके स्किल से ज़्यादा, क्योंकि जितनी बातें वो बनाते हैं या जितना उनकी हाइप बनी हुई है उस हिसाब से वो प्लेग्राउंड में खेल नहीं पाते या विकेट्स नहीं ले पाते। देखिए शाहीन अफरीदी की अगर बात करी जाए, वो एक अच्छे गेंदबाज हैं, वो उनके स्टैट्स बताते हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सपेक्टेशंस लेकर ग्राउंड में कभी नहीं जाता हूँ। शाहीन अफरीदी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने इंडिया वाले मैच से पहले कह दिया था कि मैं 5 विकेट लूँगा और अगर 5 विकेट नहीं लेता हूँ तो फिर किसी फोटो में नजर नहीं आऊँगा। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि दोनों के बीच में जो गैप है या फिर माइंडसेट जो है वो किस तरीके से अलग है। अब अगर शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या फिर बाकी और बहुत सारे मैचेस होने हैं वहाँ पर नहीं चलते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत और बढ़ जाएंगी। नसीम शाह पहले ही इस टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो चोटिल हैं। तो फिर कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है उर्विका की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के लिए है। अगर हम बात करें जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होने वाला है, तो उससे पहले पाकिस्तान को थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है। देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट की अगर बात करी जाए तो बीसीसीआई ने कहा था कुछ स्पेशल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बाद जो हालात बन गए हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी प्लेयर्स फिर कंप्लेन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए हम बिरयानी खाने नहीं जा पा रहे हैं, हम घूमने नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि खेल से ज़्यादा पाकिस्तान टीम का ये ध्यान है कि हमको लगभग 10-12 साल बाद इंडिया आने का मौका मिला है और यहाँ पर सारी फैसिलिटी हैं, तो जितना ज़्यादा घूम सकते हो घूमो, क्योंकि हो सकता है कि 9 मैच के बाद आपको सेमीफाइनल खेलने का मौका ना मिले और फिर पाकिस्तान जाकर वही ज़िंदगी जीनी है। तो उर्वी का साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का फोकस खेल पर नहीं है, बाकी सारी चीज़ों पर ज़रूर है।
बिल्कुल कपिल, अगर हम बात करें डेविड वार्नर की जो हाल ही में उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद उनका कहना है इफ़ यू गेट अ डिसीजन रॉन्ग जस्ट एक्सेप्ट इट एंड अपोलोजाइज। तो उनका कहना है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं हो जाती है। देखिए, एम्पायर्स की अगर बात करी जाए, वर्ल्ड कप का मैच है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और कई बार ऐसा होता है कि एम्पायर्स एक गलत फैसला दे देते हैं और इसीलिए डीआरएस रखा गया है कि 2 मौके आपको मिलेंगे। आप थर्ड एम्पायर से जाके पूछ लीजिए कि जो एम्पायर ने फैसला दिया है वो सही दिया है या फिर नहीं दिया है। तो इसको लेकर डेविड वार्नर काफ़ी ज़्यादा उस दिन भड़क गए थे जब आउट हो गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एम्पायर जो है वो भी इंसान है और अगर सारी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाएगा तो फिर मैच में मज़ा नहीं आएगा। और ये भी आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अगर मैच जीत गया होता, विनिंग स्ट्रीक पे होता, तो डेविड वार्नर ये वाली बात नहीं कहते। तो फिर समझ में आ रहा है कि जब आप हारते हैं तो पाकिस्तान की तरह सारी कमियां जो है वो आपकी बाहर नजर आती हैं। हारने वाले अक्सर ऐसा ही करते हैं। खैर, हम बात करें शुभमन गिल की, तो उनका कहना है रोहित्स एक्सेप्शनल बैटिंग इज गिविंग इंडिया द राइट मोमेंटम। बिल्कुल, अगर शुभमन गिल की बात करी जाए तो वो फिलहाल दूसरा ही मैच खेल रहे हैं अपना वर्ल्ड कप का, लेकिन उनका ये कहना है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से एक सॉलिड स्टार्ट देते हैं, कभी 85 बना जाते हैं, कभी 48 बना जाते हैं, यानी कि जो पारी खेल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टीम इंडिया के लिए हेल्पफुल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रोहित शर्मा इसी तरह से 2-3 मैचों में चल गए, जो मेन मैच है अपना इंग्लैंड के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, अगर ये 2-3 मैच इंडिया जीत जाती है, रोहित शर्मा अच्छा खेल जाते हैं, तो फिर न सिर्फ मैन ऑफ द टूर्नामेंट की वो लाइन में खड़े हो जाएंगे, बल्कि जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का वो सपना देख रहे हैं 2011 के बाद से, तो वो भी कहीं ना कहीं उर्वी का पूरा होता हुआ नजर मुझे जरूर आ रहा है। इंडिया का अब अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है 22 अक्टूबर को। तो देखने की बात यह है कि जब दोनों ही टीम स्ट्रांग है, दोनों ही टीम टॉप पर चल रही हैं, तो कौन सी टीम जीतेगी और कौन से प्लेयर्स हैं जो वो कमाल दिखाएंगे।